माता भूमिम पुत्रोऽहं पृथिव्याः। बहते झरने बहते नाले सब इसमें समाते। ऊंचे से ऊंचा पहाड़, गहरे से गहरा समंदर, सब इसमें आश्रय पाते। जीव जंतु फल आहार सबकी ये जननी है। इसी की हम संतान हैं, इसी में हम विलीन हो जाते। हमारी पूरक, हमारी पोषक, हमारी प्रेरणा, हमारी आराधना, हमारी मां धरती मां। हवा, पानी और आहार, ये तीनों पृथ्वी पर जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। हवा और पानी प्रकृति की देन है, परंतु आहार के लिए मानव ने कृषि में कई प्रयोग किए हैं। कृषि के लिए आवश्यक तत्व भूमि है, तभी तो मानव शरीर को मिट्टी का पुतला भी कहा जाता है। मिट्टी मानव शरीर की सबसे बड़ी पोषक है। ये जो पाती है वो हमें मिलता है। माटी स्वस्थ तो हम स्वस्थ। अगर माटी पोषण पाएगी तो पोषण देगी, अगर रसायन पाएगी तो रसायन देगी। सिंधु घाटी सभ्यता से कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भूखमरी विकट समस्या थी। हालांकि हम कृषि प्रधान राष्ट्र थे, फिर भी अन्न की पर्याप्त उपज नहीं हो सकी। तो राष्ट्र की अन्न समस्या के समाधान हेतु आयोजन पंच ने कृषि सुधार और कृषि विकास की परिकल्पना की, जिसमें सिंचाई की नई तकनीक, खेतों में पानी लाने के लिए डैम तथा अन्य समस्या के समाधान हेतु प्रति हेक्टेयर ज्यादा पैदावार पाने के लिए कृत्रिम खाद और बीजों के प्रचलन को उत्तेजन दिया गया, जिससे अन्न की पैदावार बढ़ती चली। भारतीय कृषि में रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ता चला गया। आजादी के दशक में जहां 13 किलो प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग होता था, वो बढ़कर अभी 137 किलो प्रति हेक्टेयर हो चुका है। कृत्रिम खादों के अधिक उपयोग की आवश्यकता से समझ सकते हैं कि ये पद्धतियां उपज तो बढ़ाती हैं, परंतु साथ साथ भूमि की उत्पादकता भी धीरे धीरे बहुत कम करती जाती हैं। अगर ऐसे ही हम कृत्रिम खादों, रसायनों, जंतुनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास कृषि करने हेतु उपजाऊ जमीन ही नहीं बचेगी। एक अध्ययन के अनुसार एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे रसायन की खपत जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय 65,600 टन थी, वो सन 2026 तक 3.5 करोड़ टन हो सकती है। खतरा बस इतना ही नहीं है। खेती में रसायनों के बढ़ते उपयोग से केवल भूमि को ही नुकसान नहीं हो रहा है, किंतु अन्न की गुणवत्ता भी कम हो रही है, जिससे हमारे शरीर में न केवल पोषक तत्व कम हो रहे हैं, परंतु अन्न के साथ नुकसान करने वाले रसायन भी हमारे शरीर में जा रहे हैं। रसायन युक्त अन्न हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर असर कर रहा है। इससे लोगों में कैंसर, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा फैल रहा है। पार्किंसंस रोग और न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, प्रजनन संबंधी समस्याएं और बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं तेज गति से बढ़ रही हैं। जैसे हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि जिससे कैंसर और अन्य कई बीमारियां कम हो सकती हैं, उसमें प्राकृतिक खेती भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितना हम कुदरत के नज़दीक रहेंगे, जितने केमिकल या आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल कम करेंगे, उतनी कैंसर व अन्य बीमारियां भी कम होगी। जैसे रिसर्च में पता चल रहा है कि केमिकल्स अलग अलग तरीके से शरीर को नुकसान कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा केमिकल यूज़ होते हैं उतना बीमारियों का व्याप बढ़ता है। तो उसमें कुछ केमिकल्स कैंसर के साथ भी जुड़े हुए। तो प्राकृतिक
कृषि जो है वो उसको बढ़ावा देने से ओवरऑल हमारे खान पान में केमिकल की कमी होगी, जो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम नहीं किया गया तो अगले 40-50 वर्षों में भूमि पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। अनाज को पोषण देने वाला जैविक कार्बन मिट्टी से गायब हो रहा है। एक अनुसंधान के अनुसार हरित क्रांति के समय में मिट्टी का जैविक कार्बन 2% से 2.5% हुआ करता था, जो आज खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक खाद के कारण घटकर 0.5% से भी नीचे आ गया है। कृत्रिम खाद बनाना तथा उसका उपयोग भी अत्यंत जोखिम भरा है। एक तरफ इन उत्सर्जकों को बनाने की प्रक्रिया भी वायु और जल को प्रदूषित कर रही है, वहीं इन रसायनों के छिड़काव के दौरान किसानों के स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। रासायनिक खाद में मौजूद नाइट्रोजन हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। इससे नाइट्रस ऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है। प्रतिदिन भारत और पूरे विश्व में करोड़ों टन रासायनिक खाद खेतों में छिड़का जाता है। पर्यावरण में घुल मिल रहे नाइट्रस ऑक्साइड की हमें चिंता करनी चाहिए। इसका असर केवल फसल की गुणवत्ता पर ही नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है और भूजल का स्तर घटने लगता है। यही नहीं, विदेशों से आयातित यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरकों से भी देश की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। धुलती भूमि, कम होती उत्पादकता और कृषि की बढ़ती लागत के कारण राष्ट्र के अन्नदाता किसान कृषि से विमुख भी होते जा रहे हैं। यह परिस्थिति पुनः देश को खाद्यान्न संकट के समीप लाकर रख सकती है। अगर यही रासायनिक कृषि के परिणाम है, तो आवश्यकता है इस समस्या का सर्वग्राही समाधान ढूंढने की, जो हमारी परंपरागत प्राकृतिक कृषि से प्राप्त हो सकता है। हमारे दीर्घद्रष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज, सबके आधार में हमारी कृषि व्यवस्था ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कृषि के प्राकृतिक उपायों के पक्षधर रहे हैं। प्राकृतिक कृषि की अनिवार्यता को समझाते हुए अमृतकाल के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उन्होंने हर पंचायत के 75 किसानों को प्राकृतिक खेती से जुड़े, ऐसा संकल्प लें, ये आह्वान किया था। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं, धान, दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है। यानी कम लागत, ज्यादा मुनाफा, यही तो प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती एक सरल एवं प्रमाणित कृषि विज्ञान है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से भूमि और अन्न की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। न सिर्फ ये स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, बल्कि ये बहुत सस्ती भी है। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में प्राकृतिक खेती मिशन बना दिया भारत के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। आपने पढ़ा ना इस बार 2481 करोड़ रुपया स्वीकृत किया इस बार। पहली बार ये काम हुआ पूरे आजाद भारत में। किसी आदमी ने आने वाली पीढ़ियों के बारे में, धरती के बारे में, पर्यावरण के बारे में, गाय के बारे में, किसान के बारे में सोचा तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा सिद्धांत है
प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। वैज्ञानिक रूप से माना गया है कि गौमूत्र और गोबर कृषि में अत्यंत उपयोगी है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। इनमें बसे जीवाणु धरती के जीवों को आकर्षित करते हैं, जिससे धरती का जैविक कार्बन बढ़ता है। गाय के गोबर और गौमूत्र से जीवामृत बनता है। एक गाय एक दिन में लगभग 10 किलो गोबर और गौमूत्र देती है। एक दिन के गोबर में 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जो हर 20 मिनट में डबल होते हैं। आप सोचिए 5 दिन में तैयार किए गए जीवामृत में यह सूक्ष्म जीवाणु की संख्या कितनी होगी। प्राकृतिक खेती के 5 आधार हैं: बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, वापसा, मल्चिंग एवं मल्टीक्रॉप। बीजामृत एक फर्मेंटेड माइक्रोबियल घोल है, जिसमें पौधों के लिए लाभकारी जीवाणुओं की भरमार होती है और इसे बीज उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जीवामृत यह प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाला एक जैविक उर्वरक है, जो गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी के घोल से तैयार किया जाता है। इसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करने के लिए उपयोग किया जाता है। घन जीवामृत देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र से बना घन जीवामृत मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ावा देकर बायोस्टिमुलेंट के रूप में कार्य करता है। वापसा यह मिट्टी का माइक्रो क्लाइमेट है, जिस पर मिट्टी के जीव और जड़ें अपनी अधिकांश नमी और अपने कुछ पोषक तत्वों के लिए निर्भर रहती हैं। मल्चिंग जीवित फसलों एवं पौधों के अवशेषों का उपयोग करके मिट्टी की सतह को ढकने को मल्चिंग कहते हैं। इसका उपयोग जमीन की नमी और जड़ों के आसपास की मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मल्टी क्रॉप यह एक साथ कई प्रकार की फसलें उगाने की पद्धति है। यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, कीटों के प्रकोप को कम करने और किसानों को अधिक आय प्राप्त करने में सहायक होती है। कीटनाशक प्राकृतिक खेती में रसोई सामग्री से कीटनाशक बनाने के कई नुस्खे हैं, जैसे कि नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र आदि। इस तरह प्राकृतिक खेती रसायन मुक्त और पशुधन आधारित खेती है, जो आज जीरो बजट कृषि प्रणाली बनकर उभरी है, जिसका उपयोग देश का हर किसान कर सकता है। प्राकृतिक खेती से जुड़ो, प्राकृतिक खेती की प्रैक्टिस से समझ लो। तो प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा फायदा है कि जमीन की हेल्थ, जमीन का जो अंदर बैक्टीरिया जो रखने के सिस्टम है, वो सारे सिस्टम को अच्छे से अच्छे रखने की कोशिश करेगा। तो मुझे बाहर से संकरित बियारण लाने के लिए पैसा नहीं डालना पड़ेगा। घर का बीज होगा तो मेरी कॉस्ट वहां पे भी घट जाएगी। तो शक्य इतना कम खर्चा करके अच्छी से अच्छी प्राकृतिक खेती आप कर सकते हैं। मैं जब उस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहा हूँ तो वहां पे मैं मेरी कीमत रख रहा हूँ, वहां पे मेरी कीमत से मैं उसको रिटेल करना चाह रहा हूँ, तो उसमें मुझे काफी अच्छी कीमत मिल रही है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है नेचुरली जो आप स्वयं खाते हैं, नेचर से जो आता है, प्रकृति से आता है, उसी चीज का इस्तेमाल आप पेस्टिसाइड बनाने में भी करें और उसी चीज का इस्तेमाल आप खाद या फर्टिलाइजर बनाने में भी करें। प्राकृतिक खेती किसानों को अच्छी एवं अधिक फसल के साथ साथ बेहतर आय की गारंटी देती है, मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण के स्वास्थ्य को बनाए रखती है, ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन कम करती है, मिट्टी में पोषक तत्व बरकरार रखती है और जल संरक्षण भी करती है। इससे उगने वाला अनाज पूर्ण तरह से पौष्टिक होता है एवं बीमारियां दूर करता है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य कृषि परिस्थिति को सही बनाना है, जिससे जैव विविधता का समर्थन किया जा सके। भारत सरकार ने रसायन मुक्त और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन NMNF शुरू किया है। किसान आत्मा योजना अंतर्गत प्रति 5 गांव का एक क्लस्टर बनाकर कृषि वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को मास्टर प्रशिक्षक बनाकर किसानों के घर और खेत तक जाकर प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के फायदे तथा पद्धतियों का निर्देशन करते हैं। उन्हें कीट प्रबंधन एवं मिट्टी की उपज के प्रबंधन हेतु
पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। ये प्रयास से किसान व्यापक तौर पर प्राकृतिक खेती से जुड़ने को प्रेरित भी हो रहे हैं। गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी प्राकृतिक खेती के लिए विविध शैक्षिक, अनुसंधान और विस्तार का केंद्र है। यह भारत में एकमात्र प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय है। प्राकृतिक कृषि को हर खेत में पहुंचाने के संकल्प को साकार करने में यह यूनिवर्सिटी मील का पत्थर साबित होगी। आज प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में अलख जगाने का काम हो रहा है, लेकिन अभी भी समाज नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी और इस देर की भरपाई आने वाली पीढ़ियों को करनी पड़ेगी। चलो साथ मिलकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, बढ़ावा दें और आने वाले कल को संवारें। यह निश्चित है कि प्राकृतिक खेती से अब भारत का चप्पा चप्पा होगा रसायन मुक्त। किसान बनेंगे आत्मनिर्भर एवं संपूर्ण। प्राकृतिक खेती से होगी खुशहाली की लहर संभव। धरती मां मुस्कुराते अपने बच्चों से कहेंगी, आयुष्मान भव।